नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। आप लोग फटाफट टका आ जाइए। आवाज़ वगैरह सही है, एक बार आप मुझे बता दें। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन लिटरेचर का ही है और 50 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लिटरेचर से यहाँ पे मिलने वाला है। लिखा हुआ है, हु रोट द फेमस नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यानी किन्होंने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि क्या है, एक नॉवेल है। क्या है ये? एक नॉवेल है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो नॉवेल है उसे पब्लिश किया गया 1997 में। और इस नॉवेल को लेके जिस राइटर ने इसे लिखने का काम किया है ना, उन्हें मिला बुकर प्राइज। क्या मिला? बुकर प्राइज मिला 1997 में ही। और इस नॉवेल के राइटर जो हैं वो आपके कौन है? किरण देसाई, अरुंधति रॉय, विक्रम चंद्रा। अब यहां पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा राइटर का नाम क्या? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। और कल भी अरुंधति रॉय के बारे में बात किए थे। इनका पूरा नाम क्या है? सुजाना। सुजाना अरुंधति रॉय। सुजाना अरुंधति रॉय की बात हम करेंगे। किरण देसाई। किरण देसाई जो हैं ग्रेटेस्ट राइटर अनीता देसाई की डॉटर हैं। और अनीता देसाई बहुत बड़ा नाम है इनका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। अनीता देसाई का 3 टाइम्स नाम नॉमिनेटेड हुआ। नॉमिनेटेड 3 टाइम्स फॉर बुकर प्राइज। फॉर बुकर प्राइज। लेकिन एक बार भी इन्हें बुकर प्राइज नहीं मिला। इनको? अनीता देसाई को। किरण देसाई जो इनकी डॉटर हैं ये बुकर प्राइज विनर राइटर हैं। बुकर प्राइज विनर राइटर हैं ये। यानी इन्हें भी बुकर प्राइज मिला है। किनको? किरण देसाई को। किस वर्क के लिए मिला? उस वर्क का नाम आप लिख सकते हैं। क्लियर? विक्रम चंद्रा। विक्रम चंद्रा ये भी आपके इंडियन राइटर हैं, लेकिन विक्रम चंद्रा को आप बोलते हैं इंडियन अमेरिकन राइटर। इंडियन अमेरिकन राइटर। और ये तीनों राइटर जो आपके हैं, किरण देसाई, अरुंधति, विक्रम चंद्रा, ये तीनों अभी जीवित हैं, लाइव हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। करेक्ट आंसर आपका हो गया बी फॉर बॉम्बे, है ना। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997। और इनके लिए इनको मिला बुकर प्राइज। किरण देसाई भी बुकर प्राइज जीती हैं। इनकी माता जी है अनीता देसाई, है ना, जिनका 3 बार नाम नॉमिनेटेड हुआ बुकर प्राइज के लिए, लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाई। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। हरे कृष्णा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट मास्टरपीस किरण देसाई, इसी वर्क के लिए मिला था, है ना, इन्हें बुकर प्राइज। इसी वर्क के लिए जो आपके गोपाल यादव जी लिखे हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना, ध्यान रखेंगे। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ऐसे ही आपको जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा? विच इंडियन पोएट इज नोन फॉर हिज वर्क इन इंग्लिश एंड वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। सैटरडे से ही आप इन राइटर के बारे में बात कर रहे हैं। आराम से आप जवाब दे सकते हैं कि कौन से इंडियन राइटर हुए जिनको उनके वर्क के लिए 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, कमला दास। आपको मालूम है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को ही नोबेल प्राइज मिला था। आप इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर बोलिए या रविंद्रनाथ ठाकुर बोलिए, है ना। किस वर्क के लिए मिला था? तो गीतांजलि। गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफरिंग। गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफरिंग्स। पहले ये वर्क जो है ये एक बंगाली वर्क है, यानी बंगाली भाषा में लिखा गया है। क्लियर है मामला? बाद में इसी को
इंग्लिश में ट्रांसलेट टैगोर साहब ही किए। ये आपका कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बोलिए। अगर बंगाली लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहां पर बंगाली में 150 सॉन्ग्स हैं, जबकि इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया तो 103 सॉन्ग्स थे। इसे रविंद्र संगीत भी बोला जाता है, यह भी हमने आपको बताया था। रविंद्र संगीत भी बोला जाता है। क्लियर। और 1913 में जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो ये फर्स्ट क्या क्या हुए? फर्स्ट नॉन यूरोपियन, यानी पहले नॉन यूरोपियन जो यूरोप से बिलोंग नहीं करते हैं पूरे वर्ल्ड में, रविंद्रनाथ टैगोर हुए जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। फर्स्ट नॉन यूरोपियन, या आप बोलेंगे फर्स्ट एशियन, पहले एशियन राइटर हुए। और फर्स्ट इंडियन राइटर हुए जिन्हें कि नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में मिला। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर। सरोजनी नायडू, ये नायडू टाइटल जो इनका है ये इनके हस्बैंड से मिला है, यानी इंटरकास्ट मैरिज ये की है अपने कास्ट से बाहर जाके। पूरा नाम है इनका सरोजनी चट्टोपाध्याय, सरोजनी चट्टोपाध्याय, जो इनके माता पिता से इन्हें मिला है। और नायडू बाद में जाके शादी की तो हस्बैंड का टाइटल सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की बात करेंगे तो ये इंडियन फ्रीडम में आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगी आपको सरोजनी नायडू। ये आपके फर्स्ट गवर्नर भी रही हैं, राज्यपाल जिसको आप बोलते हैं। फर्स्ट इंडियन कांग्रेस प्रेसिडेंट, एनी बेसेंट जो है वो बाहर की हैं। फर्स्ट इंडियन कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट ये रही, ये आपको ध्यान रखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी के साथ ये दिखती थी। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को क्या क्या बोला गया? सरोजनी नायडू को बोला गया, कहां लिखें? यहां लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बुलबुले ए हिंद, बुलबुले ए हिंद बोला गया। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला बोला गया, भारत कोकिला बोला गया। स्वर कोकिला बोला जाता है लता मंगेशकर को, भारत कोकिला सरोजनी नायडू को, ध्यान रखेंगे। कमला दास के बारे में आप बात किए, कमला दास, इनका एक और नाम है कमला सुरैया। कहां लिखें? यहां लिख देते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, कमला सुरैया। इनका एक और नाम हमने बताया था माधवी कुटी, और पिछले 3 दिन से यही सब बता रहा हूं तो आपके माइंड में लॉक हो जाना चाहिए। जैसे विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह हो गए हैं, ये सब भी आपके माइंड में हम लॉक कर देंगे। क्लियर। इनकी बायोग्राफी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, किनकी? कमला दास की, यानी इनकी ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने खुद से लिखा उसका नाम है माई स्टोरी। क्या नाम है उस वक्त का? माई स्टोरी। तो माई स्टोरी एक बायोग्राफी है, किनकी? कमला दास की, कमला सुरैया, या इन्हीं को बोला जाता है माधवी कुटी। ध्यान आप रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन तो हमारा हो गया ए फॉर आगरा। बाद बाकी ये सब चीज आपके सामने, जरूर आप ध्यान देंगे। कमला दास इज अ कन्फेशनल पोएट, द हॉट मून एंड इन मालाबार, एन इंट्रोडक्शन वेयर सी मेंशन्ड कमला सुरैया, माधवी कुटी। वेरी गुड, पेन नेम माधवी कुटी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत बढ़िया जी, लाजवाब। आगे आइए, नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोला गया? हु इज नोन फॉर हिज ट्रांसीडेंटलिस्ट वर्क? वॉल्डेन। वॉल्डेन, हमने आपको समझाया है ट्रांसीडेंटलिस्ट के बारे में, आइए समझाते हैं। TRANSCENTENTALISM, ट्रांसीडेंटलिज्म। अब ये ट्रांसीडेंटलिज्म क्या है? तो ये एक मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट है। अब ये किस टाइप का मूवमेंट है? तो ये आपका लिटरेरी,
लिटरेरी मूवमेंट है, ये आपका फिलोसॉफिकल मूवमेंट है, और ये आपका स्पिरिचुअल मूवमेंट है। ये आपका स्पिरिचुअल मूवमेंट है जो देखने को कहां मिला? अमेरिका में। कहां मिला? अमेरिका में। और अमेरिका में एक जगह है न्यू इंग्लैंड करके। अब ये मत सोचिएगा कि न्यू इंग्लैंड यानी ये ब्रिटेन में, यूके में है, नहीं, ये अमेरिका में एक प्लेस का नाम है न्यू इंग्लैंड। वहां पे ये आपका ट्रांसीडेंटलिज्म, जो कि एक लिटरेरी मूवमेंट, फिलोसॉफिकल मूवमेंट, स्पिरिचुअल मूवमेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कब देखने को मिला? 1820s और 1830s में देखने को मिला। यहां पे बहुत सारे राइटर भी आपको मिलेंगे, जिसमें से दो राइटर का नाम आपने बहुत अच्छे तरीके से जाना है। एक राइटर है आपके वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन, क्लियर। और दूसरे राइटर हैं आपके एमर्सन साहब, राल्फ वॉल्डो एमर्सन। ये सैटरडे को भी बताए थे, वॉल्डो एमर्सन। इन दोनों का यहां पे बहुत चर्चाएं होती है इसमें, ट्रांसीडेंटलिज्म मूवमेंट में। सवाल यह है कि ट्रांसीडेंटलिज्म मूवमेंट के समय एक वर्क लिखा गया, वॉल्डेन, और इसके राइटर कौन है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसके राइटर का नाम नेथेनियल हॉथॉर्न, हरमन मेलविले या राल्फ वॉल्डो एमर्सन। इसके साथ आप जाएंगे तो देखिए इनमें से कोई भी इस वर्क का राइटर नहीं है, जबकि ये सारे राइटर जो हैं, चाहे नेथेनियल हॉथॉर्न की बात करें, राल्फ वॉल्डो एमर्सन की बात करें, या हरमन मेलविल की बात करें, या इसको सिर्फ ऐसे भी लिखा जाता है MALVIL, है ना, VILL, हरमन मेलविले की बात करें, तो ये तीनों राइटर आपके ट्रांसीडेंटलिज्म मूवमेंट से रिलेट करते हैं। लेकिन राइटर का नाम यहां पर क्या है? तो भैया वॉल्डन के राइटर का नाम आपका है डेविड थॉरो, THOREAU, है ना, डेविड थॉरो, ये नाम है इनके राइटर का। क्लियर है मामला? ये आप ध्यान, हाँ, हेनरी डेविड थॉरो, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो आपका आंसर यहां हो जाएगा E फॉर एलिफेंट। आपके आंसर की मैं आंसर रॉन्ग दिया हुआ था। बाद बाकी ये तीनों राइटर जो आपके हैं, नेथेनियल हॉथॉर्न, राल्फ वॉल्डो एमर्सन, हरमन मेलविले, या हमने यहाँ पे वॉल्ट विटमैन का नाम लिखा है, सभी का लेना देना अमेरिका में लिटरेरी मूवमेंट या फिलोसॉफिकल मूवमेंट या स्पिरिचुअल मूवमेंट कौन सा? ट्रांसीडेंटलिज्म, जो आपका चला 1820s से 1830s तक, इनसे इनका संबंध है। दूसरी बात, अगर आप वॉल्ट विटमैन की बात करेंगे तो वॉल्ट विटमैन को बोला गया, मैंने पढ़ाया था आपको, फादर ऑफ फ्री वर्स, फादर ऑफ फ्री वर्स, ये वॉल्ट विटमैन को बोला गया है। और राल्फ वॉल्डो एमर्सन की बात करेंगे तो वॉल्ट विटमैन राल्फ वॉल्डो को बोलते हैं हिज मास्टर, यानी मेरे गुरु, यानी इससे इन्होंने सीखने का काम बहुत किया। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 1812 में पैदा होते हैं, ये 1803 में पैदा होते हैं। नेक्स्ट आइए, आंसर आपका क्या हो गया? E फॉर एलिफेंट। और ये तीनों राइटर कहां के हुए? तो अमेरिकन राइटर हुए, है ना, हॉथॉर्न, मेलविल, राल्फ वॉल्डो एमर्सन, ये कहां के राइटर हैं? तो ये आपके अमेरिका के हैं। बहुत बढ़िया गोपाल जी, आपने लिखा है लिव्स ऑफ ग्रास। लिव्स ऑफ ग्रास वॉल्ट विटमैन का वर्क है, 1855 में पब्लिश हुआ है, लिव्स ऑफ ग्रास। बहुत बढ़िया, लिव्स ऑफ ग्रास, और ये 1855 में पब्लिश हुआ है, वॉल्ट विटमैन लिखे हैं। और वॉल्ट विटमैन ही आपके सिविल वॉर के दौरान, है ना, 1861 1865 में सिविल वॉर का मामला है कहां पे? अमेरिका में। और वहां पे एक क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट थे, जिनको असैसिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था, अब्राहम लिंकन, जिनका नाम आप जानते हैं। और उन्हीं के डेथ पे इन्होंने एक एलिजी लिखने का काम किया। क्या नाम है उस एलिजी का? मैं आपको बता चुका हूं, बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। वेरी गुड, उस एलिजी का नाम बताइए, अब्राहम लिंकन के डेथ पे जो वॉल्ट विटमैन लिखने का काम किए। नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा? विच अमेरिकन पोएट रोट द रोड नॉट टेकन? द रोड नॉट टेकन,
ये लिखने का काम कौन किए? वॉल्ट विटमैन किए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट किए, या इमिली डिकिंसन की? अब आइए यहां वॉल्ट विटमैन की बात अगर आप करेंगे, अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि वॉल्ट विटमैन एक एलिजी लिखे। एलिजी का मतलब क्या होता है? सैड पोयम। एलिजी मीन्स सैड पोयम या फिर मॉर्नफुल पोयम। मॉर्नफुल पोयम यानी दुख भरी। और ये एलिजी जो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया, तो ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, उस एलिजी का क्या नाम था? देखते हैं आप में से कि उन्होंने बताया है, एक बार देख लिया जाए। ओ कैप्टन, माय कैप्टन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, ये एक एलिजी है, ध्यान आप रखेंगे। वॉल्ट विटमैन लिखे हैं, अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखा गया है। क्लियर है मामला? आइए, और वॉल्ट विटमैन को क्या बोला गया? फादर ऑफ फ्री वर्स। अभी हमने बताया, फादर ऑफ फ्री वर्स, वॉल्ट विटमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर इन अमेरिकन लिटरेचर। आइए, इमिली डिकिंसन के बारे में कई बार बता चुका हूं, इनका मिडिल नेम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। सैटरडे या संडे को सवाल जो आया था, इमिली डिकिंसन के फादर के बारे में पूछा गया, और इनके पिताजी का नाम था एडवर्ड डिकिंसन। एडवर्ड डिकिंसन। और इनके पिताजी के प्रोफेशन के बारे में पूछा गया, क्या व्यवसाय था? तो लॉयर थे। क्या थे? लॉयर थे। ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर ऑप्शन सी में आपका नाम आया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। यहां पे वर्क के बारे में पूछा गया कि विच अमेरिकन पोएट रोट द रोड नॉट टेकन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका है सी फॉर कनाडा। ये आपको ध्यान में रखना है, बाद बाकी ये सब चीज आप जानिए। अब देखो क्या है कि अभी मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपको अमेरिकन लिटरेचर में घुमा रहा हूं आपको। बाद बाकी हमने बहुत सारे सेट प्रैक्टिस किए, 20 सेट्स कर लिया। और उस 20 सेट्स में आप क्या देखिए कॉमन, उसमें आपने देखा कि मैं ब्रिटिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग ही घूम रहा था, उसी अकॉर्डिंग नहीं, उसके आसपास घूम रहा था। जैसे आप विलियम शेक्सपियर की बात कर लें, या एलिजाबेथन एज में जो भी थे, आपके एडमंड स्पेंसर थे, थॉमस किड थे, क्रिस्टोफर मार्लो थे, रॉबर्ट ग्रीन का नाम आ रहा था बार बार, बेन जॉनसन का नाम आया था। फिर आप जॉफरी चौसर के बारे में पढ़ रहे थे, विलियम लैगलैंड के बारे में पढ़ा आपने, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीवी शैली, लॉर्ड बायरन, रॉबर्ट सऊदी, सर वॉल्टर स्कॉट, है ना। ये सब नाम था, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये सब आप भर भर के देखें, सेट 1 से लेके सेट 20 तक। वो जो आप सेट देख रखे हैं उसमें आपको भर भर के ब्रिटिश राइटर का नाम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आगे आप बढ़ते जाएंगे और पीछे का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो खा पी के उसको पचा जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है ना। मैं जब भी आपको सेट दूंगा, जैसे मैंने अभी ये जो आपका 21 से लेके 40 तक चलेगा, तो मैं आपको अमेरिकन लिटरेचर के आसपास ही घुमाते रहूंगा। उसका रीजन ये है कि बार बार अगर मान लीजिए वॉल्ट विटमैन आपके सामने आ रहे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपके सामने आ रहे, इमिली डिकिंसन सामने आ रही, तो जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत हद तक आपके समझ में आया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में आप जान रहे हैं, वैसे जो आपको अभी थोड़ा अजीब लग रहा है ये कैसा नाम है, या ये नाम जरूर आपने देखा अभी, नेथेनियल हॉथरॉन या हरमन मेलविल, राल्फ वॉल्डो एमर्सन, है ना। 2-3 दिन से आप लगातार देख रहे हैं, यही आप लगातार 20-20 डेज देखोगे तो इसकी हैबिट बन जाएगी, हर एक चीज आपके माइंड में लॉक हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से सेट डिजाइन करता हूं आपके लिए, है ना। तो अभी आप जो भी 21 से लेके 40 तक का मामला होगा, आप अमेरिकन लिटरेचर के आसपास कुछ ब्रिटिश और कुछ इंडियन, ये आप देखेंगे। बात समझ में आई? नहीं तो बहुत बच्चों का ये सवाल होता है, सर एक ही राइटर को आप डेली देते हैं। मेरे देने का रीजन यही होता है ना, कि एक ही चीज को मैं बार बार दूं और वो चीज आपके माइंड में लॉक हो। समझे बात को? बता दीजिएगा एक बार। ये बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्रिस्टोफर थॉमस किड्स, जॉन किट्स, जॉन डॉने, जॉन ड्राइडेन, एस.टी. कॉलरिज, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस, फिबी शेली, मैरी शेली, सर फिलिप सिडनी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो यही काम होगा। फिर आगे 41 से बढ़ेंगे तो ओवरऑल सबके बारे में बात करेंगे। ये सब आपको ध्यान में रखना है। आइए यहां पे नंबर 4 भी हो गया, नंबर 5 में आते हैं। एरिस्टोटल।
क्रिटिकल वर्क इज इंटाइटल। एरिस्टोटल की बात करें आप, प्लेटो की बात करेंगे, ये सब फिलोसफर्स हुए और इन सभी का जिक्र होता है बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा की बात हम करते हैं। तो एरिस्टोटल का जो क्रिटिकल वर्क है उसको क्या इंटाइटल किया गया है, क्या नाम दिया गया है एरिस्टोटल के वर्क को? तो इनके जितने भी क्रिटिकल वर्क्स है उसको बोला जाएगा पोएटिक्स। क्या बोला जाएगा? पोएटिक्स। चाहे उसमें कॉमेडी की बात करें, ट्रेजेडी की बात करें, किसी भी चीज के बारे में बात करें। आर्ट पोएटिका के बारे में बात करेंगे या आर्ट पोएटिक के बारे में, पोएटिक के बारे में बात करेंगे तो इसके राइटर हैं आपके होरेस। अब एक राइटर है आपके होरेस वॉलपोल। अब देखिए HORAC, एक राइटर है आपके होरेस वॉलपोल। तो होरेस वॉलपोल जो है ये 18th सेंचुरी के राइटर हैं। नाम से कई बार आपके अंदर कंफ्यूजन आता है। ये 18th सेंचुरी के राइटर हैं और ये होरेस जो हैं ये फिलोसफर हैं, और ये जो आपके हैं ये फिलोसफर हैं, और ये आपको मिलते हैं बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट में, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं आर्टे पोएटिका या आर्ट पोएटिक। और एरिस्टोटल भी आपको मिलते हैं बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में, और इनके क्रिटिकल वर्क को नाम दिया गया है क्या? पोएटिक्स। क्या नाम दिया गया? पोएटिक्स। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे सर होरेस वॉलपोल, होरेस ये अलग है, ये अलग है, ये अलग समय के, ये अलग टाइम के। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। एंशिएंट राइटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हु इज द ऑथर ऑफ आर्ट्स पोएटिका? अभी जस्ट आपको बताया कौन कौन राइटर है इसके। आर्ट्स पोएटिका होरेस। क्या है? होरेस। प्लेटो नहीं, दांते। दांते नाम से मेरे को नाम याद आता है, दांते एलिग्री। ये TRE 2.0 में दांते एलिग्री पूछा गया था अमुन्ने क्लास में। आइए, TRE 2.0 में सवाल आया था दांते एलिग्री से, और दांते एलिग्री इनका जो नोटेबल वर्क है वो है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी और डिवाइन कॉमेडी कलेक्शन है वर्क का, और इसके फर्स्ट वॉल्यूम के बारे में आप सैटरडे या संडे को पढ़े थे, जिसका नाम था द इनफर्नो। द इनफर्नो। तो जो आप पढ़ते हैं बार बार प्रैक्टिस करते रहें। तो दांते एलिग्री का वर्क है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी जो कि कलेक्शन ऑफ वर्क है, और इसका पहला पार्ट है द इनफर्नो। जरूर आप याद रखेंगे, है ना। वैसे करेक्ट आंसर है हमारा बी फॉर बॉम्बे कि आर्ट्स पोएटिका के राइटर कौन है? तो होरेस है। क्लियर? ध्यान रखना है। डिवाइन की स्पेलिंग रहमान जी होगी DIVINE, है ना, डिवाइन। ये आपको ध्यान जरूर रखना है। रेफरेंस में सर किट्स भी दांते से बहुत लिए। हाँ बिल्कुल लिए हैं गोपाल जी, बहुत बढ़िया। नंबर 7 की बात अगर करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हैज ओपन्ड दैट थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकंसाइलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इन द माइंड। सबसे पहले तो यहां पर एक वर्ड आया है साइकोलॉजिस्ट। कुछ क्वेश्चंस आपके साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर्स ऐसे भी लिटरेचर में पूछे जाते हैं। तो हो सकता है यहां पे एक दो नाम आप ऐसे देखेंगे जिसको आपने इंग्लिश पेडागोजी में कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट, इसमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट हुए? हैज ओपन्ड, जिन्होंने ओपन किया यानी बताने का काम किया कि थिंकिंग यानी सोचना जो है इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ रिकंसाइलिंग। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से आप एग्री कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कंसीडर कर रहे, है ना, उस सेंस में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस यानी करंट का आपके क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस, और प्रीवियस अपीयरेंस, दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन बनता है, या दोनों कॉन्ट्राडिक्शन वे में है, कॉन्ट्राडिक्टरी वे में है, सॉरी, कॉन्ट्राडिक्शन इज अ नाउन, कॉन्ट्राडिक्टरी इज द एडजेक्टिव, है ना। तो यहां पर बोला गया कौन से है साइकोलॉजिस्ट। एस्टर्न की बात करेंगे। एस्टर्न का पूरा नाम है विलियम लुइस एस्टर्न। विलियम लुइस एस्टर्न, और ये आपके जर्मन फिलोसफर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आप ये परेशान नहीं होंगे सर कैसे याद रखेंगे कौन जर्मनी का है कौन कहां का है। डेली यहां पे बात करेंगे, डेली आपको बताएंगे, आपको लॉक करते हुए जाना है। उसके बाद विकिपीडिया पे आपको पढ़ना है। JS रॉस, ये आपके अमेरिकन फिलोसफर है,
और यहीं पे स्टाउट, स्टाउट इनका नाम लेंगे जॉर्ज फ्रेडरिक, जॉर्ज फ्रेडरिक स्टाउट, ये नाम है। और ये भी आपके क्या है, फिलोसफर या साइकोलॉजिस्ट, जो कहिए इसको, साइकोलॉजिस्ट, मैंने फिलोसफर लिखा है, ये सब साइकोलॉजिस्ट हैं आपके। और ये भी आपके अमेरिकन है। इनमें से किनका साइकोलॉजी है, किनका कोट है, किनका थॉट है कि थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकंसाइलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द माइंड, तो भैया कौन सा होगा? अब आप लोग इस सवाल का जवाब देंगे तो वो नाम आपको मिलेगा जे.एस. रॉस, जे.एस. रॉस। अब आपको क्या करना है, विलियम लुइस स्टर्न के बारे में गूगल पे, विकिपीडिया पे थोड़ा सा पढ़ना है, टाइम आपको देना पड़ेगा। जॉर्ज फ्रेडरिक स्टाउट के बारे में आप पढ़ेंगे, जे.एस. रॉस के बारे में आप पढ़ेंगे। और देखिए ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि मैं डिफरेंट राइटर का नाम दे रहा हूं। मैं यहां अगर विलियम वर्ड्सवर्थ दूंगा, विलियम शेक्सपियर दूंगा, आप बहुत खुश होंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अलग राइटर जैसे ही मिला और आप क्वेश्चन गलती कर गए तो आपका मोटिवेशन लो हो जाता है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे करना ही पड़ेगा, बिकॉज मुझे चाहिए सिलेक्शन आपका टीआरई 4 में। और एक ट्रेनर जो होता है, या जिम का बोल लीजिए, या एक जो मेंटोर होता है, या जो कैप्टन होगा, है ना, तो वो आपको तकलीफ जरूर देगा। तो मैं आपको तकलीफ दूंगा, उस तकलीफ को झेलना है। अभी आप झेल लेंगे, टीआरई 4 में आपको बहुत मजा आएगा, है ना। तो बिल्कुल जो दर्द मिल रहा है क्वेश्चंस के माध्यम से आपको, उसे आप झेलेंगे, डिमोटिवेट आप नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, नहीं तो मेरे लिए परेशानी बढ़ जाएगी कि आप डिमोटिवेट होंगे, मैं क्वेश्चन आसान दूंगा, फिर उससे काम आपका बनेगा नहीं, तो मुझे खुश आपको नहीं करना है। आइए नंबर 8 की बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है? रोशो emphasized the importance of play in learning and considered education as a game. According to Rousseau, harsh discipline and repression, repression का मतलब होता है नीचे, गुलाम बनाना। repression means क्या होता है? गुलाम बनाना, ध्यान रखेंगे। harsh discipline and repression are effective methods of stimulating a child's mind. सी में बोला गया learning from the environment, कि आपको environment से सीखना है। A child's freedom to explore, बच्चा बिल्कुल आजाद है किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। वो emphasized in Rousseau's educational philosophy, करेक्ट ऑप्शन यही है। लेकिन इस रोशो का पूरा नाम क्या है? तो कल आपने पढ़ा था जीन जेक्स रोशो, है ना। और इनका यह मानना है कि लर्निंग जो है वो आपके इन्वायरमेंट से आपके अंदर आता है, और एक बच्चा बिल्कुल फ्री होता है किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। रोसोज एजुकेशनल फिलॉसफी, करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कनाडा। अब यहां पर आप देखिए तो ये सी आपका दिया हुआ सही है। बी में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू रोशो हार्श डिसिप्लिन। अब हार्श डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? एकदम स्ट्रिक्ट। अगर 4 बजे जगना है तो 4 बजे जगना है, फिर, है ना। ठंडी गर्मी बरसात वो वाला मामला नहीं है, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। डिसिप्लिन एंड रिप्रेशन आर इफेक्टिव मेथड्स फॉर स्टिमुलेटिंग अ चाइल्ड्स माइंड, तो ये भी है। और ए में बोला गया एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन लर्निंग एंड कंसिडर्ड एजुकेशन एज अ गेम, नहीं ऐसा नहीं बोला। तो बी और सी ऑप्शन आपका आंसर माना जाएगा। आपका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा ऐसा है? चलो फिर आज लास्ट में हम आपको शेरो शायरी भी सुनाएंगे, अगर अंदाज हमारा बढ़िया है तो, लेकिन लास्ट में, अभी नहीं। नंबर 9, व्हाट बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग वाज मेड इनटू अ पॉपुलर एनिमेटेड फीचर बाय द डिज्नी स्टूडियो, है ना। डिज्नी स्टूडियो की बात करेंगे तो डिज्नी स्टूडियो मतलब वॉल्ट डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए, तो व्हाट बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। अब एक राइटर का यहां पे नाम आया है, रुडयार्ड किपलिंग ब्रिटिश राइटर हैं आपके, और इनका फुल नेम है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग की बात कर रहे हैं। और जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बात करेंगे तो इनके वर्क कौन कौन से हैं? एक तो जंगल बुक, फिर दूसरा आया था जंगल बुक सेकेंड, ये आपको ध्यान में रखना है।
ये आया है आपका 1894 में, ये आया है आपका 1895 में। क्लियर? फिर आप जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज विनर, ये राइटर हैं आपके, नोबेल प्राइज दिया गया इन्हें 1907 में। ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं। चलिए 1907 में। अब देखिए यहां पे, व्हाट बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग वाज मेड इनटू अ पॉपुलर एनिमेटेड फीचर बाय द डिज्नी स्टूडियो? रिक्की टिक्की टैवी, मुलान, द जंगल बुक। तो भैया इस पे बना था मूवी वगैरह, और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो फिल्म स्टूडियो है ना, और वो बनाने का काम किए थे जंगल बुक पे। रिक्की टिक्की टैवी और मुलान जो है, ये दोनों स्टोरी जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग के हैं, और ये आपका कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, बच्चों के लिए लिखा गया है। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए अब आइए, यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर जस्ट सो स्टोरीज फॉर लिटिल चिल्ड्रन? कौन से ऐसे राइटर हुए जो नोबेल प्राइज जीते, है ना, विनिंग ऑथर है, नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर हैं, और उन्होंने लिखा है जस्ट सो स्टोरीज। अब जस्ट सो स्टोरीज के राइटर कौन? और ये लिखा गया छोटे बच्चे के लिए, लिटिल चिल्ड्रन के लिए। तो कौन है? पर्ल एस बक। पर्ल एस बक का नाम रखेंगे, कल भी हमने इनके बारे में आपको बताया था, और ध्यान से सुनिएगा। पर्ल स्टीनब्रिकर, सॉरी बीच में एक और नाम छूट गया, इनका नाम थोड़ा बड़ा है, पर्ल कंफर्ट, पर्ल कंफर्ट स्टीनब्रिकर बक। ये एक वुमन राइटर हैं, ये एक वुमन राइटर हैं। अब देखिए यहां पे, इन्हें बुकर प्राइज भी मिला, इन्हें बुकर प्राइज भी मिला है, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। बुकर प्राइज इन्हें मिला है 1932 में, नोबेल प्राइज इन्हें मिला है 1938 में। और इनका नाम जानना आपके लिए जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये फर्स्ट अमेरिकन वुमन, फर्स्ट अमेरिकन वुमन है जिनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। यह आपको ध्यान में रखना है। 1938 में फर्स्ट अमेरिकन वुमन है नोबेल प्राइज जीतने वाले, पर्ल कंफर्ट स्टीनब्रिकर, है ना, और बक नाम है इनका, ध्यान आप रखेंगे। क्लियर है मामला? नहीं, कलकत्ता में नहीं पैदा हुए हैं ये मुंबई में पैदा हुए हैं। मालाबार हिल है ना महाराष्ट्र में, वहां पैदा हुए हैं, ब्रिटिश इंडिया में। ध्यान रखें, कोलकाता में नहीं, बॉम्बे में। वेरी गुड, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। आइए, सिनक्लेयर लेविश, इनका नाम है हैरी सिनक्लेयर लेविश। और यह नाम हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं कि फर्स्ट अमेरिकन ये हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला, नहीं, लेकिन फर्स्ट अमेरिकन ऑथर, फर्स्ट अमेरिकन ऑथर हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला 1930 में। हर एक टर्म को समझना है। फर्स्ट अमेरिकन नहीं, इनसे पहले और भी अमेरिकन हुए जिनको मिला। ये फर्स्ट अमेरिकन ऑथर हैं, राइटर हैं, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे पहले अगर किसी अमेरिकन ने नोबेल प्राइज जीता तो वो नाम है हैरी सिनक्लेयर लेविस। ये ध्यान रखना है। और पर्ल एस बक, ये फर्स्ट अमेरिकन वुमन, पहली अमेरिकन महिला हैं जो नोबेल प्राइज जीती हैं 1938 में। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, ये ब्रिटिश राइटर हैं आपके, इंडिया में पैदा हुए हैं, और इनको मिला नोबेल प्राइज 1907 में। ये आपको ध्यान में रखना है ना। सर जी 26 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बता देंगे लास्ट में कहां आपको मिलेगा, है ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और मुंबई के मालाबार हिल में पैदा हुए हैं रुडयार्ड किपलिंग साहब। आइए यहां नंबर 11, द फर्स्ट फीमेल पोएट लॉरेट वॉज अपॉइंटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, हु वॉज सी। अब यहां पर आया है एलिजाबेथ सेकेंड, तो अगर हम एलिजाबेथ की बात करेंगे, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की बात अगर करेंगे तो वो रेनेसा पीरियड में हमें जाना पड़ेगा। और रेनेसा में अगर हम ध्यान से देखें तो रेनेसा में ये दौर कब का रहता है, 1558 टू 1603। और यहां पे आपको भर भर के राइटर मिलते हैं, कौन कौन से, तो आपके विलियम शेक्सपियर साहब, बेन जॉनसन साहब, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस कीड, है ना, ढेर सारे राइटर। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, एलिजाबेथ सेकेंड। हर एक टर्म को ध्यान दीजिए, एलिजाबेथ सेकेंड। और इसके अगर क्वीन होने की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा तकरीबन 1926 से 2022 में इनकी डेथ हुई है एलिजाबेथ सेकेंड की। और वहां पे अभी भी मोनार्की है, डेमोक्रेसी भी है और मोनार्की भी है। तो कौन सी फीमेल पोएट लॉरेट जिनको नियुक्त किया गया एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। अब आप बात करेंगे एंड्रिया मॉर्टन। एंड्रिया मॉर्टन जो आपकी हैं, ये अमेरिकन राइटर है। एलिजाबेथन सेकेंड जो है इनका रिलेशन इंग्लैंड से है। जॉन बैटमैन की बात करेंगे तो ये आपके मेल वर्जन है भाई साहब। सवाल क्या बोला गया है, फीमेल पोएट लॉरेट, तो कैरोल अन डफे, कैरोल अन डफे। तो अगर आपको मालूम होगा कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन इंडिया से है, कौन अमेरिका से है, कौन ब्रिटेन से है, तो आराम से ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। नहीं तो फिर मामला आपका फंस जाएगा, ध्यान आपको रखना है। बिल्कुल पूछा गया होगा भाई, बिल्कुल पूछा गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12। ये इस क्वेश्चन की लेंथ देखो, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेने का। दिस पोएट लॉरेट वॉज ऑल्सो नॉन फ्रॉम हिज मैनी अपीयरेंस ऑन ब्रिटिश टीवी। यानी पोएट लॉरेट हुए, पहली बात तो ये, इन्हें ऐसे भी जाना जाता है कि बहुत सारे टीवी सीरीज में देखने को मिला, इनको ये देखने को मिले। He made a very successful documentary about the area where he grew up। जहां ये पैदा हुए उस एरिया के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ लंदन, और उस जगह को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ लंदन को मेट्रोलैंड। 1973 ही इज द ओनली लॉरेट टू हैव बीन नाइटेड। नाइट का मतलब उपाधि मिलना। बिफोर बिकमिंग पोएट लॉरेट व्हाट वाज हिज नेम, इनका नाम क्या है, विलियम व्हाइटहेड। ये भी आपके पोएट लॉरेट हैं। पोएट लॉरेट का एक लिस्ट मेरे को देना पड़ेगा। कल आप पढ़े थे रॉबर्ट ब्रिजेज, रॉबर्ट ब्रिजेज है ना, कब बने, तो भैया 1913 1930। फिर जॉन बैटमैन, एक राइटर हुए आपके थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे के बाद पोएट लॉरेट बने आपके जॉन बैटमैन। करेक्ट ऑप्शन जो आपका है सवाल का वो सी फॉर कनाडा है। बाद बाकी तीनों आपके ये पोएट लॉरेट हैं। ये ध्यान आपको रखना है कि भैया कौन, जॉन बैटमैन was also known from his many appearances on British TV. He made a very successful documentary about the area where he grew up in the northwest of London. He is the only laureate, he means what, John Badgermain, to have been knighted before becoming poet laureate. ये आपको ध्यान रखना है। चलिए पोएट लॉरेट के बारे में बात हो रही है तो बता दीजिए मेरे को, फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, ये आपको बताना है। और दूसरी बात, कब बने ये भी आपको बताना है। चलिए बताइए, आराम से बता देंगे, कई बार मैं बता चुका हूं आपको, तो ये नाम तो आप जानते ही होंगे। बताइए फटाफट। जॉन ड्राइडेन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जॉन ड्राइडेन, जॉन ड्राइडेन। और जॉन ड्राइडेन जो हैं इनको पोएट लॉरेट बनाया गया 1668 में। चलिए, जॉन ड्राइडेन को एक टाइटल और दिया गया, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडेन को कौन बोले, तो सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन भी बहुत बड़ा नाम है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, सैमुअल जॉनसन। और सैमुअल जॉनसन को जाना जाता है डॉक्टर जॉनसन के नाम से, है ना। और जिस एज में आपके ड्राइडेन साहब पैदा हुए
उसी एज को बोला जाता है रिस्टोरेशन एज। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, जरूर बार बार आप प्रैक्टिस घर पे किया करें। रिस्टोरेशन एज की बात करेंगे तो रिस्टोरेशन एज का जो टाइम टेबल है वह आपका 1660, डिफरेंट कलर से लिखूं, 1660 टू 1700। और सैमुअल जॉनसन जिस एज में है उस एज को बोला गया ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड है ना, इसी को बोला गया एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और ये दौर है आपका 1740 टू 1798। और 1700 से 1740 के बीच में एक एज आता है ऑगस्टन पीरियड। तो आपका रिस्टोरेशन, ऑगस्टन और ट्रांजिशनल या एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ सैमुअल जॉनसन, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ये सब मिलता है आपको रेनेसां के बाद और रोमांटिक एज से पहले न्यो क्लासिकल में। न्यो क्लासिकल में ये मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान आपको रखना है। आइए नंबर 13, हर एक राइटर के कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। सीरियसनेस इज अ पैरामाउंट बायस ऑफ हिज जीनियस इज सेड ऑफ, ये लाइन किन्होंने बोला है। डायरेक्ट कोट पूछ दिया जाएगा, जैसे टू बी और नॉट टू बी, बताइए किनका कोट है और किस वर्क का है, टू बी और नॉट टू बी। सीरियसनेस इज अ पैरामाउंट बायस ऑफ हिज जीनियस इज सेड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, लॉर्ड बायरन। यहां पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाना है क्या, जॉन किट्स। जॉन किट्स का ये स्टेटमेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जॉन किट्स सब के बारे में कई बार आपको हम बता चुके हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन किट्स या लॉर्ड बायरन, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों हमारे रोमांटिक एज के राइटर हैं। तीनों हमारे क्या हैं, तो रोमांटिक एज के राइटर हैं। और रोमांटिक एज बंधु चलता कब से कब तक है, तो 1798 टू 1837 तक का मामला रोमांटिक एज। रोमांटिक एज को आप टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होता है आपका फर्स्ट जनरेशन, इसी को आप कहते हैं ओल्डर जनरेशन, और इसी को आप कहेंगे अर्लियर जनरेशन। सेकेंड में आपका हो जाना है सेकेंड जनरेशन, और सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे तो ओल्डर, तो ये हो जाएगा आपका बाद में हुआ तो यंगर, और अर्लियर पहले, तो बाद में जो होगा उसको लेटर जनरेशन बोलेंगे। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो आपके हैं ये रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं, और जॉन किट्स और लॉर्ड बायरन जो हैं ये रोमांटिक एज के सेकेंड यानी कि यंगर यानी कि लेटर जनरेशन के आपके राइटर हुए। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या क्या बोला जाता है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो इनको बोला जाता है नेचर पोएट। नेचर पोएट, इन्हें बोला जाता है वर्शिपर ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर, इन्हें बोला जाता है लेक पोएट, ये सब जरूर ध्यान में रखिएगा। और इन्हें बोला जाएगा द चाइल्डहुड पोएट, द चाइल्डहुड पोएट, इनको विलियम वर्ड्सवर्थ को। जॉन किट्स के बारे में क्या क्या मामला है, जॉन किट्स को बोला जाएगा ब्यूटी पोएट, ब्यूटी पोएट। जॉन किट्स को बोला जाता है एस्थेटिक पोएट, जॉन किट्स को बोला जाएगा प्योर पोएट, प्योर पोएट, और जॉन किट्स को बोला जाता है ग्रेटेस्ट ओड राइटर, ग्रेटेस्ट ओड राइटर। लॉर्ड बायरन की बात करेंगे तो इनका क्या क्या नाम है, सिक्स्थ बेरॉन बायरन, सिक्स्थ बेरॉन बायरन या जॉर्ज गॉर्डोन बायरन, जॉर्ज गॉर्डोन बायरन। बहुत बहुत धन्यवाद चाय पिलाने के लिए। आप लोग भी चाय पियेंगे, मैं तो भैया एंजॉय करने वाला हूं चाय को, आप लोग करेंगे। आइए यहां ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखने वाला हूं। देखिए एक पोएम है लैडोमिया, लैडोमिया एक पोएम है, और एक पोएम है लेमिया। एग्जाम में एक जैसा नाम लगेगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लैडोमिया के राइटर हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, और लेमिया के राइटर हैं आपके जॉन किट्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लैडोमिया विलियम वर्ड्सवर्थ, लेमिया जॉन किट्स। एक और कंफ्यूजन आ सकता है,
एक आपका वॉक है, सटायर है, डॉन जुआन, और एक आपका वॉक है सेंट जुआन। डॉन जुआन, सेंट जुआन। डॉन जुआन की बात करेंगे तो राइटर का नाम वायरन होना है, लॉर्ड वायरन। और सेंट जुआन की बात करेंगे तो जीबी सॉ, जॉर्ज बर्नार्ड सॉ, है ना। ये ध्यान रखेंगे, मैन एंड सुपरमैन, ये आपको ध्यान रखना है। पिग्मैलियन, सेंट जुआन। जीबी सॉ को नोबेल प्राइज मिला था 1925 में। अब देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की ढेर सारे पोएम्स है, लूसी, डैफोडिल्स, प्रील्यूड, टिंटरनेबे, लेडोमिया, ढेर सारे वर्क्स हैं, आपको पढ़ना चाहिए। लंदन, है ना। उसके बाद जॉन किट्स के ढेर सारे ओड्स हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड ऑन अ मेलनकली, ओड टू साइकी, ओड टू पोएट्स, ढेर सारे हैं, है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट्स, लेडोमिया विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे हैं, लेमिया जॉन किट्स लिखे हैं, डॉन जुआन लॉर्ड बायरन लिखे हैं, सेंट जुआन जीबी सॉ लिखे हैं। ध्यान आप जरूर रखिएगा। हम लोग डिनर करेंगे सर, वो तो मैं कब करूंगा, 11 से 12 के बाद, है ना। वो तो 12 बजे के बाद डिनर होगी हमारी। आइए, मैडमे डिफार्ज इज अ कैरेक्टर इन। आपने बोला था सर कैरेक्टर बेस्ड भी क्वेश्चंस दीजिए, लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। जूली कुमारी, गुड इवनिंग जूली, क्या हालचाल। काउंसलिंग कब है जूली? आप तो हाई स्कूल की टीचर बन गई, काउंसलिंग कब है? आइए, तो मैडमे डिफार्ज ये कैरेक्टर कहां से है? अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, अ पैसेज टू इंडिया। कल भी ये वर्क आया था। सबसे पहले अगर एक टेल ऑफ टू सिटीज की बात करेंगे तो ये एक नॉवेल है, और ये एक नॉवेल किनका है? तो ये नॉवेल है आपके चार्ल्स डिकेंस चचा का। अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये एक प्ले है, और प्ले की बात करेंगे तो ये कॉमेडी है, और ये कौन लिखे हैं? तो ये विलियम बाबा लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर बाबा। और अ पैसेज टू इंडिया ये कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं ईएम फॉस्टर, ईएम फॉस्टर, यानी एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। कल भी आपने देखा था, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। अ टेल ऑफ टू सिटीज की बात करेंगे, 1859 का नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। पैसेज टू इंडिया ये लिखा गया 1924 में। ये आपका पब्लिश हुआ, लिखा गया था 1595, 1596, 1600 में इसको पब्लिश किया गया, प्रीमियर किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो कैरेक्टर है ये किस वक्त का है? अ टेल ऑफ टू सिटीज। और यहां पर टू सिटीज की जो आप बात कर रहे हैं, ये दो शहर हैं आपके, कौन? तो पेरिस एंड लंदन। इसीलिए आपको जाके कैरेक्टर वगैरह भी देखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सर डेट भेजते जा रहे हैं, 11 12 3 4 को है, ओके। एकदम तैयार हो जाइए अब पढ़ाने के लिए। बहुत पढ़ लिया आपने, जॉब भी ले लिया आपने, अब आपको पढ़ाना है ईमानदारी से, और आगे आपको पढ़ना भी है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। When was first Nobel Prize in Laureate awarded? सबसे पहले नोबेल प्राइज कब दिया गया भाई, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे 1901 में। और 1901 में किनके नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, बिजनेसमैन कहिए, फिलोसफर कहिए, राइटर कहिए, हुए। कहां से बिलोंग करते हैं ये? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन, स्वीडन से। और इन्हीं के नाम से नोबेल प्राइज दिया जाना स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले दिया गया 1901 में। ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले नोबेल प्राइज किनको मिला, ये आप मुझे बता दीजिए फटाफट, टकाटक। चलिए, वेरी गुड। कल आप पढ़े थे ना एडेला कोस्टेट के बारे में, गोपाल जी। चलिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने में तकरीबन लग गया, आप ये समझिए 50 मिनट्स। 50 मिनट्स लग गए सिर्फ लिटरेचर के क्वेश्चन को डील करने में। यहां तक का मामला फिट है ना आप सभी का? मजा आ रहा है आप सभी को? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग?
इंजॉय करना है बंधु। हमेशा याद रखिएगा, अभी से लेके टीआरई 4 के पेपर तक क्लास मिस हो जाए विषम परिस्थिति में चलेगा। सेट और सेट का डिस्कशन ये मिस नहीं होना चाहिए। मतलब यमराज भी आ जाए कि भैया आपको चलना पड़ेगा, समय आपका हो चुका है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो टेस्ट देना है, फिर चौहान सर का डिस्कशन देखना है, आप आइए टीआरई 4 के बाद तब चलेंगे। तो क्लास मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आज पूरी दिन क्लास नहीं लिया हूं, मुझे जाना था, नानी मां से मिलना था, मिल के आ गया, लेकिन टेस्ट डिस्कशन आपका हम ले ही रहे। तो क्लास मिस होगा चलेगा, टेस्ट देना डिस्कशन देखना ये आपका मिस नहीं होना चाहिए। कब तक? जब तक टीआरई 4 का पेपर नहीं हो जाता है तब तक आपके क्लास में एंजॉय ही एंजॉय होता है। मैं तो आप लोगों को पढ़ा के बहुत खुश हो जाता हूं, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, आप लोगों को पढ़ने में मजा आता है, बहुत अच्छी बात। आइए यहां पे क्या लिखा गया है, ये आपका है क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको पूरे पैसेज को ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा। आइए, बोला गया व्हाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट होम्स हैज हैड, अब यहां पर हैज भी है और यहां पर हैड भी है। ये हैज हुआ हेल्पिंग वर्ब और ये हैड हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज हैड सेवरल फॉल्स डॉन्स इन रिसेंट डेकेड्स। डॉन का मतलब क्या होता है? एक होता है DAWN, एक होता है डॉन, एक होता है डस्क। डॉन का मतलब किसी भी चीज का शुरुआत होना। इन द रिसेंट डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब पीरियड ऑफ 10 years, दशक। न्यू टेक्नोलॉजीज आर स्टार्टिंग टू वाई फॉर द डैश ऑफ होम ऑनर्स with the potential to better control energy and water use. Smart speaker technologies such as Amazon's Echo, Google Home, and Apple's Siri have all made dash through their voice interaction capabilities. With Google Nest providing a breakthrough का मतलब होता है great achievement. जैसे आप TRE 4 क्वालिफाई करेंगे, वो क्या होगा आपके लिए? ब्रेक थ्रू होगा, ग्रेट अचीवमेंट होगी। With its start thermostat. ऑन द वाटर साइड स्मार्टफोन इनेबल्ड, इनेबल वर्ब है आपका जिसका मीनिंग होता है योग्य होना, और एक वर्ड होता है अनएबल, UN, नॉट होता है उसका मीनिंग, और ये पॉजिटिव वर्ड है। टेक्नोलॉजी डैश टू वर्चुअली कंट्रोल द टेम्परेचर इन योर हॉट वाटर टैंक विद अ क्लैंप ऑन मीटर दैट कैन डिटेक्ट लीक्स एंड मॉनिटर पीक्स इन वाटर यूज, जो डिटेक्ट कर पाता है, पता लगा पाता है। स्टिल दिस टेक्नोलॉजीज फॉल शॉर्ट ऑफ ट्राइंग टुगेदर द प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब होता है सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, वर्ड का मीनिंग जानिए, ऑफ सिस्टम्स दैट डैश अ कंज्यूमर्स एनर्जी, वाटर सिक्योरिटी एंड एम्बियंट नीड्स, एम्बियंस, एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स, वातावरण। Eventually, this technology will become so interconnected and intelligent that human intervention is dash needed. तो यहां पे हमारे लाइफ में, हमारे घरेलू कामकाज में, जो हाउस क्या बोलते हैं डेली का काम होता है, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है इस पैसेज के माध्यम से वो बोला गया यहां पे। अब आइए यहां, तो वाटर while the concept of smart homes has had several false dawns in dash recent decades, new technologies are starting to vie for the dash of homeowners. अब यहां पर क्या बोला गया? फॉल्स, नेगेटिव बातें की गई थी। एप्रीहेंशन, अटेंशन, कंटेम्पलेशन। अब वर्ड का मीनिंग नहीं जानोगे, सवाल सॉल्व नहीं होगा। कंटेम्पलेशन वर्ड का मीनिंग होता है मेडिटेशन, एकाग्र होना, मेडिटेट, कंटेम्पलेट, अटेंटिव। अटेंशन भी वही होता है, और एप्रीहेंशन का मतलब होता है प्रॉब्लम, एप्रीहेंड, समस्याएं। तो यहां पर फॉल्स डॉन के बारे में बात की गई है, यानी नेगेटिव साइड के बारे में, तो वहां पे आप एप्रीहेंशन वर्ड के साथ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एप्रीहेंशन द होम ऑनर्स विद द पोटेंशियल टू बेटर, और आगे बोला जो पोटेंशियल है, कंट्रोल एनर्जी एंड वाटर यूज। स्मार्ट स्पीकर टेक्नोलॉजी सच एज Amazon's Echo, Google Home and Apple's Siri have all made dash. अब all made क्या? अब ये सब चीज क्या करता है चीजों को? स्ट्राइड का मतलब होता है वॉकिंग से, चलने से। इन रोड पे, और डेवलप मतलब विकसित करना। अब यहां से पॉजिटिव बात की गई, पोटेंशियल टू बेटर यानी बेहतर करना है, कंट्रोल एनर्जी, वाटर यूज। स्मार्ट स्पीकर टेक्नोलॉजी सच एज Amazon's Echo, Google Home and Apple Siri have all made developed, पॉजिटिव बात। Through interaction capabilities with Google Nest providing a breakthrough with its smart thermostat. On the water side, a smartphone enabled
टेक्नोलॉजी डैश टू वर्चुअली कंट्रोल द टेम्परेचर इन योर हॉट वाटर टैंक। अब यहां पे इनेबल टेक्नोलॉजी, प्रॉमिस, एश्योर, डिटरमिन। अब यहां पर क्या होता है, तो स्मार्टफोन इनेबल टेक्नोलॉजी डैश टू, अब यहां पर प्रॉमिस टू, एश्योर टू या डिटरमिन टू, किसके साथ आप जाएंगे, तो ध्यान से आप देखिए। प्रॉमिस का यहां पे कोई भी सेंस नहीं हो, प्रॉमिस जब भी होता है लिविंग बीइंग के बीच में होना चाहिए, प्रॉमिस टू का सेंस नहीं बनेगा। एश्योर और डिटरमिन, इसका मीनिंग भी होता है दृढ़ होना, है ना, और एश्योर का मतलब होता है आश्वस्त, तो ये आपको आश्वस्त कराएगा टेक्नोलॉजी के हेल्प से, इसीलिए सी के साथ आप जाएंगे। और डिटरमिन्ड कौन होगा, आप होंगे, डेडिकेटेड होंगे, समर्पित होंगे, उस सेंस में बात आपको करनी है। वर्चुअली कंट्रोल द टेम्परेचर इन योर हॉट वाटर टैंक विद अ क्लैंप ऑन मीटर दैट कैन डिटेक्ट लीक्स, कहां से लीक कर रहा है, क्या कर रहा है, पता लगाएगा, एंड मॉनिटर पीक्स इन वाटर यूज। Still, this technology falls short of trying together the plethora of systems that dash a consumer's energy, water security, and ambient needs. तो आगे बढ़ गया। Still, this technology falls short of trying together with the plethora of systems that dash a, that क्या करेगा वो, है ना, सिस्टम है, काम के लिए लाएगा, तो ये क्या कर रहा है आपको, डैश आ कंज्यूमर्स एनर्जी, वाटर सिक्योरिटी, एम्बिएंट नीड्स, ये हर एक नीड को क्या कर रहा है, कवर करने का काम कर रहा है, यानी पूरा काम कर देंगे, तो सपोर्ट या असिस्ट नहीं, पूरा बाउंड कर रहा है, हर एक को कवर करके आगे ले जा रहा। इवेंचुअली और अल्टीमेटली दिस टेक्नोलॉजीज विल बिकम सो इंटरकनेक्टेड एंड इंटेलिजेंट दैट ह्यूमन इंटरवेंशन इज डैश नीडेड, इज बेयरली नीडेड, हार्डली नीडेड और बैडली नीडेड, है ना। अब यहां इवेंचुअली जो है टेक्नोलॉजी विल बी बिकम इंटरकनेक्टेड है, इंटेलिजेंट दैट ह्यूमन इंटरवेंशन, इंसान का जो इंटरवेंशन वहां पे होता है, तो बेयरली या हार्डली नहीं, बड़ी मुश्किल से नहीं, बैडली जो होगा उस चीज को कवर अप किया जाएगा, तो दैट ह्यूमन इंटरवेंशन इज बैडली नीडेड, ये यहां पर बोला गया। हार्डली स्कार्सली नहीं, हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा, प्रॉब्लम होता ही रहता है, आप उसको इंप्रूव करते ही रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर क्वेश्चन और पैसेज सर सेट करवा दीजिए, क्वेश्चन और पैसेज सर साथ से, साथी तो है, साथी तो है भाई ये। अब आइए, अब देखो यहां पे दो बैच के बारे में आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। ये तो है आपका A to Z वोकैब बैच, अभी आपने इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व किया सॉरी, यहां बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका मीनिंग अगर आप नहीं जान रहे तो बात आपसे नहीं बनेगी, तो ये वोकैब का स्पेशल बैच है। किन्हीं भी बच्चे को अगर वोकैब में कोई प्रॉब्लम लगता है, सर हमसे वोकैब हो नहीं पा रहा, हम समझ नहीं पा रहे, हम क्या करें, क्लियर, तो आप इस A to Z वोकैब बैच में इनरोल हो सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। 4 से 5 ये आपका डेली बैच चल रहा है। कहां पे भैया, अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ऐप को डाउनलोड करेंगे आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह गूगल प्ले स्टोर से, और इस बैच में आएंगे। 399 का ये बैच है, आपको जबरदस्त तरीके से वोकैब आपका हो जाएगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया लिटरेचर, बहुत सारे बच्चे का ये रहता है सर धाकर बैच हमें मिल ही नहीं रहा। आप जब ऐप पे जाते हैं तो ऐप पे आपको ऐसे सर्च करना होता है DHAKAD धाकर बैच, और धाकर जैसे ही लिखेंगे आपका ये बैच आपके सामने आएगा। और अगर फिर भी नहीं आएगा, मैं नंबर अभी दे देता हूं, उस पर मैसेज कर दो, मैं बैच का लिंक आपको भेज दूंगा, वहां से आप परचेज कर लेंगे। तो ये लिटरेचर का धाकर बैच है 499 रुपीज में, और ये भी आपको ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त और शानदार बैच है। यहां तो आप लिटरेचर के क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट पे करते हैं सॉल्व, वहां पे आप थ्योरी पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिल गया ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मुझे भी नहीं मिला, अरे क्या बात कर रही है जूली। आप सर्च करेंगे DHAKAD, या आप मुझे मैसेज कर देना, जिन्हें भी बच्चों को नहीं मिलता है मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, इस नंबर पे मैसेज कर देने का, फिर आप परचेज कर सकते हैं, चाहे आपको जो भी बैच चाहिए। तो दो बैच के बारे में हमने बताया, बहुत ही जबरदस्त है, एक वोकैब और एक फिर धाकर। फिर आगे हम इस सेट के बारे में बात करेंगे जो अभी आप डिस्कशन देख रहे हैं। फिर ये कंप्लीट बैच है आपका। आइए यहां, ये है आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, एक क्लोज टेस्ट करवाया, एक आपका पैसेज है, जो आपके एग्जाम में अगर देखेंगे तो 20 मार्क्स का, 80 में 20 आपका यही होता है। चलिए अब आ जाओ, यहां पे क्या बोला गया, द कोल क्राइसिस ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ डेजावू, डेजावू इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सप्रेशंस। डेजावू फॉरेन एक्सप्रेशन है, और ये सब पढ़ाया जाएगा A to Z वोकैब बैच में। और आपके पैसेज में अगर ये सब आ जाता है, फिर आप सोचने लग जाते हो ये क्या, तो आपको एग्जाम में सोचना नहीं है, एग्जाम क्वालिफाई करके आना है। द कोल क्राइसिस ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ डेजावू as the storyline seems similar to what happens
आइए, स्टोरी लाइन सिम्स सिमिलर टू व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ शुगर और ऑनियंस। तो डेजाबू का मतलब क्या है? संकट का समय, प्रॉब्लम, डिजास्टर जिसको क्या बोलते हैं, कैलामिटी जिसको बोलते हैं। तो बोला गया आप सोचिए अगर शुगर की कमी हो जाए, ऑनियन प्याज ना मिले आपको, एक एनालॉजी दिया गया, एग्जांपल दिया गया। द डिफरेंस इज दैट द स्टोरेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इज नॉर्मली ड्यू टू क्रॉप फेलियर while the reasons for call shortage are more human made। क्या बोला गया? वही फार्म प्रोडक्ट्स, खाने पीने की जो चीजें हैं, इज नॉर्मली ड्यू टू क्रॉप फेलियर, अगर आपका फसल नहीं उग पाया तो उसमें कमी आ जाती है। while the reasons for coal shortage, तो कॉल शॉर्टेज का कारण क्या है? मोर ह्यूमन मेड, यानी हमारी आबादी बढ़ी, हमारी आबादी बढ़ी तो हमने चीजों को यूटिलाइज बहुत ज्यादा किया, कंजम्पशन बहुत ज्यादा हुआ, चीजें खत्म बहुत जल्दी हुई, है ना। कब कब चलती है कृतिका ठाकुर जी? ये डेली आपको मिलेगा 8:30 बजे रात से इसी यूट्यूब चैनल पे, डेली, नो सैटरडे नो संडे, कभी ऑफ नहीं होगा। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। इंडिया दुनिया का 5वां ऐसा देश है जहां पे कोल रिजर्व की संख्या सबसे ज्यादा है। थ्योरेटिकली देयरफॉर देयर इज नो फिजिकल शॉर्टेज एज वी कैन माइन एज मच एज वी वांट टू। हमारे पास कमी नहीं है, जितना हम चाहते हैं उतना हो जा रहा है। फॉर दिस टू हैपन, माइनर्स which includes coal India must invest more money in coal production। बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है इसमें। During the monsoon season, मानसून के दौरान rains do not just stop the mining process but also affect coal stocks। बारिश सिर्फ हमें प्रभावित नहीं करता जबकि हमारे कोल के स्टॉक को भी प्रभावित कर देता है। This is somewhat like the excess grain problems, और इससे बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। टुडे, अब टुडे के साथ यहां पे कामा क्यों? एडवर्ब जब सेंटेंस के इनिशियल में आएगा तो आपको कामा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। while the government has been saying, अब यहां पर has been saying का मामला है, यानी परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस। सैटरडे संडे 12 बजे, अच्छा दोपहर में 12 बजे, अच्छा हाँ दोपहर में 12 बजे होता है। चलो आइए, दैट द सप्लायर्स आर एट देयर हाईएस्ट, द पावर जनरेटिंग कंपनीज आर कंप्लेनिंग दैट देयर स्टॉक्स आर लो। Normally they maintain around 30 days of inventory, but currently this has come down to 3 days। अब पहले 30, अब 3 days हो गया। Such shortage invariably lead to outage, some of which are already being witnessed in some pockets of the country। Several states, कई राज्य के बारे में बात कर रहे, say that they are running out of coal। रन आउट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, रन आउट फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा, और ये सब पढ़ाया जाएगा आपको A to Z वोकैब बैच में। रनिंग आउट ऑफ कोल यानी कोल समाप्त हो रहा। विल दिस सिचुएशन गेट रिजर्व, क्या होगा फिर? प्रोबेबली कंडीशंस विल इंप्रूव विद टाइम, संभवतः कंडीशन जो है इंप्रूव होगी समय के साथ। बट वन डज नॉट नो व्हेन, लेकिन किसी को नहीं पता कब। डिमांड सर्ज, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज करना, डिमांड बढ़ते जा रही है। डिसरप्शन इन सप्लाई कैन एग्जासर्बेट द इशू, और एग्जासर्बेट का मतलब होता है वर्सन, सिचुएशन बदतर होती जा रही है। ऑन द सप्लाई साइड बिकॉज ऑफ लो इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की कमी है, कोल कैन नॉट बी माइंड। अब यहां पर कैन नॉट बी माइंड, इसका मतलब क्या है? पैसिव वॉइस, यानी उसको माइंड नहीं किया जा सकता, यह बोला गया। मोर देन द कैपेसिटी, क्षमता से ज्यादा, विच एग्जिस्ट टुडे, जो आज एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस, इसीलिए अब हेंस है, सो है, देयरफॉर है, दस है, ये रिजल्ट को बताएगा। कंक्लूडिंग, कंक्लूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंक्लूडिंग लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। द इंक्रीज इन सप्लाई विल बी ग्रेजुअल, सप्लाई जो है वो ग्रेजुअल है, यानी स्लोली स्लोली, बट दैट हैज इट्स चैलेंजेज इन टर्म्स ऑफ डिमांड। प्रोड्यूसर्स शुड हैव स्प्रंग। अब शुड हैव स्प्रंग का क्या मतलब? शुड हैव मॉडल वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब कभी भी मॉडल के साथ हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो वो पास्ट के इनकम्प्लीट एक्शन को बताने का काम करेगा। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आपको काम कर लेना चाहिए था, मतलब आपने टाइम रहते काम को नहीं किया। शुड हैव स्प्रंग इनटू एक्शन, एक्शन में लाना चाहिए था। व्हेन स्टॉक्स वर गेटिंग डिप्लीटेड, जब स्टॉक खत्म हो रहा था, डिप्लीट मींस क्या? समाप्त होना, उसी समय आपको अवेयर होना चाहिए था। एंड नॉट वेटेड टिल द क्राइसिस, संकट के समय तक आप वेट नहीं करेंगे, परिस्थिति खराब होगी तभी सोचेंगे, पहले सोच लो। टू फ्लैजिंग द इशू, ideally if supplies were not available provision for imports should have been made। तो भैया फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मंगवाना पड़ेगा, ये यहां बोला गया। what is the disadvantage of the monsoon season mentioned in the above passage? मॉनसून सीजन के दौरान कोल माइनिंग में क्या समस्याएं होती हैं? इट हॉल्ट्स द माइनिंग प्रोसेस, बिल्कुल बारिश होती है तो माइनिंग नहीं होता। इट अफेक्ट्स
द कोल स्टॉक्स, बिल्कुल स्टॉक को अफेक्ट करता है। इट इंक्रीजेस द कोल क्राइसिस, नहीं ऐसा नहीं बोला गया पैसेज में। और जो चीज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में बोला नहीं गया उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सेकेंड। अब आप बोलेंगे सर दो ऑप्शन दिया है तो हमारा ऑप्शन तो डी भी दिया है, मोर देन वन ऑफ द अबव। पहले देखिए 1 2 3 दिया हुआ है, क्लियर, 1 2 3 आपका दिया हुआ है। फिर उसके बाद ऑप्शन यहां, ऑप्शन ये हमारा थोड़ी ना है। अगर ऐसे होता ए, ये होता बी और ये होता सी, और ये सब नहीं दिया होता, है ना, क्लियर। यहां पे बोथ वगैरह नहीं दिया होता, एक में दिया होता ओनली ए, ओनली बी और ओनली 3। तो हम जाते भैया क्या कि नहीं नहीं हमारा 1 भी है, हमारा 2 भी है, ये ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन यहां जनरेट किया गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। और आप कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन जान के समझते हुए और एग्जामिनर का जो साइकी है जो आपके साथ खेल रहा, आप नहीं समझ पाते हैं और आप डी बोल के चले जाते और वो बोलता भैया डी क्यों, यहां तो हमने सिर्फ बोथ 1 और बोथ 2 दिया है जब सी में, तो आपको इसी के साथ रहना था। ये सब सोचेंगे आप, नहीं तो गलती आपसे हो सकती है। और बहुत बच्चे यहां पे डी पे गए हैं, यही सोच के गए होंगे, समझिए बात को। इसलिए जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देता हूं आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोल क्राइसिस एंड फूड क्राइसिस एज मेंशन्ड इन द अबव पैसेज। बोला गया था ना फार्म और फिर कोल, दोनों के स्कैरसिटी शॉर्टेज जब हो जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। फूड क्राइसिस डिपेंड्स ऑन नेचर वेयर एज द कोल क्राइसिस डिपेंड्स ऑन ह्यूमंस। कि फूड क्राइसिस जो है ये प्रकृति पे डिपेंड करता है और कोल क्राइसिस जो है ये ह्यूमन पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, आपने फसल लगाया, बारिश नहीं हुई, या फसल काटने का जो टाइम है बारिश बहुत हो गई, तो प्रकृति पे कहीं ना कहीं फूड जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन कोल का हम कितना इस्तेमाल करें ना करें ये हम पे डिपेंड करता है। तो ये तो आपका है। फूड क्राइसिस अकर, अकर का मीनिंग होता है हैपन, होना, ड्यू टू क्रॉप फेलियर, while coal crisis occur due to man-made activities, है ना, ये बोला गया सेकंड में। Food crisis is affected by rain, whereas the coal crisis is affected by lack of storage capacity, storage capacity। अब यहां पर बात क्या की गई है ना, पैसेज में क्या बोला गया था, है ना, पैसेज में बोला गया था डिपेंड्स ऑन ह्यूमंस, ह्यूमन मैन मेड एक्टिविटीज, यानी इंसान कुछ बनाया है, ये सब नहीं बोला गया। तो एक तो है ही आपका, थर्ड भी है आपका, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी यहां पर भी होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन बी, सॉरी सी, बोथ ए एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अब कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो बोला गया इंडिया हैज द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। 6th बोला गया था या 5th बोला गया था, है ना, आई थिंक 5th बोला गया है। सेकेंड है there is a contradiction between the saying of the government and the power generating companies regarding the stock। ये बोला गया है, ये भी नहीं बोला गया, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है गवर्नमेंट में और पावर जनरेटिंग कंपनीज में। अर्लियर द इन्वेंट्री वॉज अराउंड 13 days बट करेंटली दिस हैज कम डाउन 3 days, ये तो बोला गया था, यानी थर्ड होना चाहिए मेरा आंसर, और थर्ड किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या होना है, ई फॉर एलिफेंट। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, वाई कांट कोल बी माइंड मोर देन द कैपेसिटी डिस्पाइट इट्स एग्जिस्टेंस। यानी कोल को माइंड नहीं किया जा सकता है उसके कैपेसिटी से ज्यादा, जबकि उसका एग्जिस्टेंस है अभी भी अगर वो है तो। ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज, ड्यू टू द मॉनसून रेन्स, ड्यू टू द लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट के वजह से इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा, है ना, तो फिर वहां से मामला फंसेगा नहीं आपका सी। और 25 में क्या था कि व्हाई आर द एग्जांपल्स ऑफ सुगर एंड अनियंस गिवन इन द पैसेज। सुगर और अनियन का एग्जांपल यहां क्यों दिया गया है पैसेज में, बिकॉज व्हेन देयर विल अ शॉर्टेज ऑफ सुगर एंड अनियंस वी इंपोर्ट। सुगर और अनियन अगर कम हो जाए तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बाहर से मंगवा सकते हैं अपने यहां। द सेम थिंग कुड हैपन इन द केस ऑफ कोल, और यह चीज कोल में भी हो सकता है। वी इंपोर्ट सुगर एंड अनियंस एंड लो प्राइसेस, द सेम थिंग कुड हैपन इन द केस ऑफ कोल, ये भी हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सुगर एंड अनियंस आउटसाइड इंडिया आर अबंडेंट, कि बाहर में ये प्रचुर मात्रा में है। द सेम थिंग कुड हैपन इन द केस ऑफ कोल। क्या होना चाहिए आंसर 25 का, फटाफट बताइए। थर्टीन टू 3 नहीं बोला गया था, देख लेते हैं पहले इसका बताओ क्या होना चाहिए। अब यहां पे देखिए वो ये है कि बिकॉज When there will a shortage of sugar and onions, अगर ये हो जाता है तो भैया इसको बाहर से मंगवाया जा सकता है, ये यहां पे बोला गया था। तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर यहां होगा ही होगा।
लो प्राइस के बारे में बात नहीं की गई, इस चक्कर में सेकंड नहीं होगा। और बोला गया कि बाहर में जो है शुगर और ऑनियन प्रचुर मात्रा में है, कहीं पे ऐसा भी है कि प्रचुर मात्रा में नहीं भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ओनली ए ही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्लियर? करेक्ट आंसर। 20 सेकंड में सेकंड भी होगा ना, एक बार फिर चेक कीजिए प्लीज। What is the difference between the coal crisis and food crisis as mentioned in the above passage? फर्स्ट में क्या बोला गया कि फूड क्राइसिस डिपेंड्स ऑन नेचर वेयर एज कोल क्राइसिस डिपेंड्स ऑन ह्यूमंस, यानी इंसान पे डिपेंड करता है। फूड क्राइसिस अकर्ड ड्यू टू क्रॉप फेलियर्स, क्रॉप फेलियर की वजह से होता है, वाइल कोल क्राइसिस अकर्ड ड्यू टू मैनमेड एक्टिविटीज की वजह से होता है। मैनमेड का मतलब जो इंसानी जमात के द्वारा बनाया गया है, और एक्टिविटीज में हर एक चीज आ जाएगा, वहां पे एक्टिविटीज को मेंशन नहीं किया गया, इसीलिए हमने यहां नहीं लिया। सिर्फ इंसान के बारे में बोला गया कि भैया जो आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहां पे एक्टिविटीज के बारे में बोला नहीं गया कि आप क्या क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको एलिमिनेट किया। थर्ड में बोला गया फूड क्राइसिस अफेक्टेड बाय रेन, यानी नेचुरल डिजास्टर, प्रकृति जो आप वहां बोले, वेयर है जबकि कोल क्राइसिस अफेक्टेड बाय लैक ऑफ शॉर्ट स्टोरेज कैपेसिटी, इसके बारे में बात की गई, तो आपका थर्ड हुआ, इसलिए बी को हमने एलिमिनेट कर दिया। ये आपका ध्यान रखना है। और सत्यम आनंद का क्या सवाल, सॉरी पुष्कर आनंद का क्या था सर? 3 भी नहीं दिया गया है। 3 किस क्वेश्चन में? ये तो दिया गया था ना 13 डेज, बट करेंटली दिस हैज कम डाउन टू 3 डेज, ये तो पैसेज में बोला गया है ना भाई, एक बार सही से पढ़ लीजिए। सुप्रिया डी कब होता? जब ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, बोथ ए एंड थर्ड, है ना, तो हम डी के साथ। अगर मेरे यही सब ऑप्शन होते, ए बी सी, फर्स्ट भी थर्ड भी, लगा दिया डी, लेकिन यहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ओनली वन, ओनली सेकेंड, बोथ ए एंड थर्ड, तब तो उस कंडीशन में तीनों जब तक नहीं होगा तब तक डी के साथ कैसे जाएंगे, है ना, ध्यान रखना है आपको। अब आइए यहां 26 में आपका आया सिनोनिम, और सिनोनिम क्या है? सैबी। सैबी, सैबी वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपका होता है एडजेक्टिव, और फिर भी अगर डाउट है सेशन के लास्ट में मेरे से पूछ लीजिएगा। सैबी आपका एडजेक्टिव है, और सैबी का मतलब होता है जो चीज यूजलेस हो, यानी जिस चीज का अपना उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। यूजलेस बोलिए, या इसी को आप बोलिए अनइंपॉर्टेंट, इसी को आप बोलिए इनसिग्निफिकेंट, इसी को आप बोलिए छोटी मोटी बातों पे बात करना, पेटी इशूज, इसी को आप बोलिए ट्रिवियल, और इसी को आप बोलिए ट्रिफल। ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे बंधु हमारे। पियरलेस, पियरलेस मतलब पेयरलेस, जो पेयर में नहीं है ना, सेम। अनमैच्ड, जिसका कोई मैच नहीं है, मिलता जुलता नहीं है। जो डिससिमिलर है, एक जैसा नहीं है, इसी को आप अनलाइक बोलते हैं। अब आइए बात को समझते हैं। लेस का मीनिंग होता है नॉट, जो पेयर में एक जैसा ना हो। अन का मीनिंग होता है नॉट, और मैच जो मिले नहीं। सिमिलर मतलब एक समान, डिस का मीनिंग नॉट, जो नॉट सिमिलर है। लाइक का मतलब के जैसा, अन का मीनिंग नॉट, यानी उसके जैसा नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाना है क्या? ये तो मीनिंग हो गया, ऑप्शन पे बाद में आएंगे। सबलाइम, सबलाइम का मतलब होता है सुप्रीम, सबलाइम का मतलब होता है सुपर। अब सबलाइम का मतलब क्या होता है? सुपीरियर, सुपीरियर। अब देखिए, मान लो सबलाइम किसे बोलेंगे? सबलाइम ना, अगर मैं किसी को बोलूं यू आर सबलाइम ब्यूटी, मतलब तुमसे सुंदर तो और कोई है ही नहीं, यू आर अ सबलाइम ब्यूटी। और हर एक हस्बैंड को यह झूठ बोलना पड़ता है अपनी वाइफ के लिए, नहीं बोलेगा तो रोटी नहीं खाएगा, बेलन जरूर खा लेगा। तो आप मान लीजिए यू आर अ सबलाइम ब्यूटी, मतलब तुम कितनी खूबसूरत हो, है ना, उस टेंस में पॉजिटिव वर्ड है सबलाइम। और पेटी का मतलब होता है अनइंपॉर्टेंट, तो इसका सिनोनिमस वर्ड करेक्ट ऑप्शन सी, सी फॉर कनाडा। ध्यान रखेंगे, बाद बाकी जो भी वर्ड आपके एडजेक्टिव के तौर पे। 27 में आपका आंसर गलत दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। एंटोनिम पूछा गया, एमेलियोरेट वर्ड आपका है वर्ब, और ये वर्ड अपने आप में कौन सा वर्ड है बंधु? तो पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। और एमेलियोरेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो एमेलियोरेट वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज को इंप्रूव करना। क्या करना? इंप्रूव करना, सही करना, करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना,
रेक्टिफाई करना, ये आप ध्यान में जरूर रखें। आगे आइए, इंप्रूव आपका, और इंप्रूव करने का मतलब सुधार करना, जब किसी भी चीज के लेवल को आप अप करते हैं, और लेवल अप का पॉजिटिव सेंस में, यानी इनहेंस करते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं कि द फ्लावर्स इनहेंस द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग, फूल हमारे वातावरण को सुंदर बना देता है, उस सेंस में। पीयर का मतलब साथी भी होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये भी होता है। और साथी कौन होगा? जो आपके साथ चलेगा, जो आपसे एग्री करेगा। और यहां पीयरलेस है, जो आपसे एग्री नहीं कर रहा, है ना, अनमैच, आपसे मैच नहीं कर रहा, है ना। ध्यान रखेंगे, इस तरीके से वर्ड को पढ़िए। आइए, सॉफ्टेन का मीनिंग क्या हो जाता है? सॉफ्टेन, देखिए सॉफ्ट एडजेक्टिव है और उसके लास्ट में ईएन सफिक्स आया है। ईएन किसी भी वर्ड के पहले आए, यानी प्रीफिक्स के तौर पे आए, या ईएन सफिक्स के तौर पे आए, भैया ये वर्ड को क्या कर देता है? वर्ब बना देता है। तो सॉफ्टेन का मतलब है कि आप किसी भी चीज को मुलायम कर रहे, यानी कि इसके लिए क्या क्या वर्ड आ जाएगा? एडजेक्टिव के तौर पे बात करोगे, यानी वो चीज फ्लेक्सिबल हो रहा है। फ्लेक्सिबल के लिए एक वर्ड होता है प्लाएबल, और एक वर्ड होता है सपल। सपल, सपल को याद रखेंगे अपने स्लीपर से, यानी चपल, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है वो चीज। आगे, डिपेंड, डिपेंड ऑन, किसी पे भरोसा करना। बैंक ऑन, किसी पे भरोसा करना। रिलाय ऑन, किसी पे भरोसा करना। और काउंट ऑन, किसी पे भरोसा करना। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाना है बंधु एमेलियोरेट। एंटनीम बोला गया, एक भी नहीं, आंसर होगा ई। आपके आंसर की मैं आंसर दिया है ए, दैट इज रॉन्ग। इडियम एंड फ्रेज, द रिटन वर्ड कैरीज मोर वेट, कैन इन्फ्लुएंस मोर माइंड्स इनटू सबमिसिव देन ब्रूट फोर्स, है ना। कल भी ये इडियम आ गया था, ये पूरा लाइन, ये किसके बारे में बात कर रहा है? द रिटन वर्ड, जो शब्द है ना, मोर वेट, उसका ज्यादा वेट होता है, कैन इन्फ्लुएंस मोर माइंड्स टू सबमिशन देन। अब किसी को आप सबमिसिव कर रहे, सबमिसिव वर्ड समझिए, सबमिसिव का मतलब होता है किसी को गुलाम बनाना, दबाना। ब्रूट, ब्रूट का मतलब ब्रूटल एक्ट, यानी आप बहुत पावरफुल हैं, डरा के धमका के किसी को अपमान कर रहे या नीचा दिखा रहे, और आप शब्दों की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। वर्ड का मतलब क्या है? पढ़ना लिखना, एजुकेशन। भैया जब भी बात की जाएगी, कलम जो है वह तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है, उस सेंस में बात यहां पे हो रही है। कनिंग कैन विन मोर बेस्ट देन पावर, कनिंग का मतलब होता है क्लेवर, चतुर आदमी आसानी से जीत जाता है, ये बोला गया। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, तलवार से ज्यादा ताकतवर कलम, बी ऑप्शन। अचीव विद वर्ड्स व्हाट यू कैन अचीव बाय एक्शन, जो चीज आप शब्दों से प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज को आप अपने एक्शन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी पहले बोली, अगर अच्छा बोलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा जिंदगी में, यह बोला गया। 29 में क्या है आपका? यू कैन नॉट लिव टोटली ऑन योर, आप अकेले जिंदगी को नहीं जी सकते। यू विल नीड द हेल्प ऑफ समवन, आपको किसी की नीड होगी होगी एट वन पॉइंट और अनदर, जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे। तो यहां कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड कीप योर एनिमीज क्लोजर, दोस्तों को नजदीक रखें, दुश्मनों को और नजदीक रखें, ये बोला गया नहीं। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, इसका मतलब होता है टू मैनी पीपल इंगेज्ड इन वन एक्टिविटी। टू मैनी पीपल engage in the same activity, in the same activity, ये बोला गया। No man is an island, यानी अकेला चना भार नहीं भूरता, है ना, वो बोला गया। तो सी फॉर कनाडा। फियर ऑफ वाटर, वन वर्ड का मामला है, यहां पे आप फियर ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। तो फियर के लिए रूट वर्ड कौन सा आता है? फोबिया। आइए ध्यान दीजिए, एक वर्ड है फोबिया, एक वर्ड है फोब, और एक वर्ड है आपका फॉबिक। अगर फोबिया की आप बात कर रहे हैं तो फोबिया आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोब आपका क्या है? कॉमन नाउन है। फॉबिक की बात करेंगे तो वो आपका एडजेक्टिव है। क्लियर? इस वर्ड का मीनिंग होता है या तो फियर या हैट्रेड, यानी कि डरना या फिर नफरत करना, ध्यान आप रखेंगे। क्लियर? तो फियर ऑफ वाटर, वाटर के लिए आपका वर्ड कौन सा आता है? वाटर के लिए हमारे पास दो रूट वर्ड है, एक आपका या तो हाइड्रो होता है, एक या तो आपका एक्वा होता है, एक्वा फिना, है ना। तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर, जूफोबिया, जू का मीनिंग एनिमल, है ना, एनिमल से डर लगना। और एग्रोफोबिया, एग्रो का मतलब होता है ओपन स्पेस, पब्लिक प्लेस में बोलने से बहुत लोगों को डर लगता है, ओपन स्पेस में डर लगना, एग्रोफोबिया। और जहां पर फोबिया है, इसी का एंटोनिम हो जाएगा क्या? फीलिया, फाइल और फेलिक। मैं ज्यादा बात अभी कर नहीं पाऊंगा इन पॉइंट्स पे, क्योंकि टाइम लगभग कंप्लीट होने वाला है
10 क्वेश्चन और हैं और आगे हिंदी की क्लास भी है। लिटरेचर में काफी टाइम लग गया। इसका मीनिंग होगा लव या रिस्पेक्ट। ये फोबिया फोबिक एंटोनिम होंगे, आगे बात कर लेंगे जब भी क्वेश्चन मिलेगा। मुझे थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी, यहां पे आप समझ रहे होंगे। करेक्टली स्पेल्ड की बात करेंगे, बीटल, बीटल अ काइंड ऑफ फ्लाई, अ काइंड ऑफ फ्लाई। बियरेबल, बियर का मीनिंग टॉलरेट करना, एबल का मीनिंग यो, तो बियरेबल का मतलब हो जाएगा टॉलरेबल, यानी बर्दाश्त करने लायक। और ब्यूटीफुल में आपका सिंगल एल होना चाहिए, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। करेक्ट ऑप्शन C4 कैनेडा। डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन, वेरी गुड। चलिए बैच के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। फ्रेजल वर्ब, ही टुक फ्रेंच लीव फ्रॉम हिज होम। फ्रेंच लीव का मतलब होता है एब्सेंट विदाउट परमिशन। फ्रेंच लीव का मतलब हो जाएगा एब्सेंट विदाउट परमिशन, यानी बिना परमिशन के गायब हो जाना। अ लीव विदाउट परमिशन, लिव विद परमिशन। कैजुअल लीव, बिल्कुल नहीं, करेक्ट ऑप्शन ए। कैजुअल का मतलब होता है फ्रेंडली। कैजुअल वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंडली। कैजुअल का मीनिंग होता है आपका इनफॉर्मल। कैजुअल वर्ड का मतलब होता है अनऑफिशियल। बोलते हैं कैजुअली बोला तुमको, ऐसे ही उस सेंस में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया क्या, ए फॉर आगरा। 33, द स्टूडेंट सपोर्टेड हिम ड्यूरिंग हिज रैली। ये एक्टिव से पैसिव का मामला है, यहां पे आपको वो नहीं मिल रहा हिंट। तो द स्टूडेंट्स सपोर्टेड यानी कि V2 का मामला, और V2 का मामला है तो इसके पास्ट में जाना है। हिम, ही इज सपोर्टिंग नहीं होगा। ही वॉज सपोर्टेड ड्यूरिंग हिज रैली, करेक्ट ऑप्शन बी। बीइंग कब आता है, जब एक्टिव में ING आया हुआ हो, नहीं आया नहीं होगा। 34 नरेशन का मामला, द यंग मैन प्रॉमिस्ड हर दैट। अब ये इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में ले जाना है। ही वुड बी देयर द नेक्स्ट डे। द यंग मैन सेड, अब आई विल बी, तो आई को अगर चेंज करना है यंग मैन से तो ही होगा, और यहां पे हुआ है ही। अब विल का यहां पर पास्ट है सेड, तो हुआ वुड, वुड का वुड हुआ है। अब यहां पे देर है, अब रुक जाना है। देर का देर तो होता ही है। देखते किसी ऑप्शन में हेयर भी है क्या। द यंग मैन सेड आई प्रॉमिस टू बी हियर टुमारो। क्लियर। अब यहां पे लिखा हुआ आई प्रॉमिस, और यहां पे यंग मैन प्रॉमिस्ड टू बी हियर, टू बी हियर, टू बी देयर टुमारो द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है, बिल्कुल सही है। द यंग मैन सेड आई विल ट्राई टू बी देयर द नेक्स्ट डे। अब देखिए यहां पे आप फंसेंगे और आपको क्या लगेगा कि क्या होना चाहिए। अब देखो ए तो होगा ही होगा, बी भी होगा। बोलिए क्यों। यहां पर 2 + V1 है। 2 + V1 होता है हमारा इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए। फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए मैंने बोला आई एम टू गो, या आई एम टू फिनिश दिस सेशन, मतलब ये सेशन फिनिश करने ही वाला हूं, मतलब अभी किया नहीं है, जस्ट करूंगा, जस्ट होने वाला है, फ्यूचर का मामला। दूसरी बात, प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिस अगर आज करते हैं तो निभाना बाद में होता है ना। ऐसा नहीं कि निभा दिया तब किया, पहले आप प्रॉमिस करते हैं देन प्रॉमिस को पे करते हैं। तो प्रॉमिस यहां है तो प्रॉमिस का सेंस यहां से बनेगा। पहली बात, टू बी हियर मतलब आप उस काम को करने वाले हैं फ्यूचर में, और हेयर का देयर यहां पे भी होगा, और टुमारो का द नेक्स्ट डे हुआ ही हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन ए भी और करेक्ट ऑप्शन बी भी यहां पे। द यंग मैन सेड आई विल ट्राई टू बी देयर द नेक्स्ट डे, है ना। और सी में क्या मामला है, द यंग मैन सेड आई विल ट्राई टू बी देयर। अगर फिर ट्राई वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो इस ट्राई को यहां से गायब कर दिया गया है, लेकिन इस प्रॉमिस का सेंस यहां पे मिल रहा है आपको, है ना। इसीलिए इसके साथ हम नहीं जा सकते। करेक्ट ऑप्शन ए और सी, डी के साथ हमें जाना पड़ेगा, यह आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे सर इतना भारी भरकम क्यों देते, हैबिट डालिए। सिंपल वाला तो आप चेंज कर ही लेते हैं, हैबिट डालो इस चीज का। स्पॉटिंग एरर, चिल्ड्रेन ऑलवेज क्वारल अबव पेटी इशूज। एबव का मतलब होता है ऊपर, किसी भी बात पे डिबेट करना तो वो आपका होता है ओवर। तो चिल्ड्रेन ऑलवेज क्वारल ओवर पेटी इशूज। और अभी पेटी के बारे में हम बताए, आपको पढ़ाया हमने, क्या मीनिंग होता है, ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिवियल या यूजलेस, जो बेकार का है। कहां प्रॉमिस नहीं है, लेकिन आई विल बी,
प्रॉमिस नहीं बोला है लेकिन सेंस तो आ रहा है ना। और विल का आई के साथ विल का इस्तेमाल कब करते हैं बंधु? जब बात डेफिनेट हो। बात डेफिनेट कब होगी? जब या तो आप प्रॉमिस करेंगे, किसी की थ्रेटनिंग करेंगे, किसी को धमकी देंगे आई विल किल यू, या ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जो होगा, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। आप एग्जाम देने जाते हैं, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है यू शैल नॉट ब्रिंग योर मोबाइल फोन एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यू शैल नॉट, जबकि यू के साथ विल का इस्तेमाल होता है। और यू शैल क्यों बोला? क्योंकि एडमिट कार्ड पे जो आप एग्जाम देने वाले हैं, जो ऑथोरिटी है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, बात डेफिनेट। और जहां बात डेफिनेट होगी तो कहां कहां होगी? एक, जब आप किसी से प्रॉमिस करेंगे। वादा करने का मतलब यह नहीं होता कर दिया बस ऐसे ही। जो सॉलिड होते हैं, जो ओरिजिनल होंगे, जो जेन्युइन इंसान होते हैं, अगर वादा किया है तो फिर निभाया जाएगा, चाहे मौत सामने क्यों ना आ जाए। तो आई विल मीट यू इन द इवनिंग, मतलब मिलूंगा ही मिलूंगा। अगर मौत नहीं आई तो, मौत आ गई तब तो नहीं मिल पाएंगे। आई शैल मीट यू, बोलने से ही लग रहा है मन हुआ तो मिलेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मिलेंगे। यहां पे आई विल लगा हुआ है, मतलब प्रॉमिस का सेंस है। ये सब आपको जानना है। आई थिंक आपको प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि शैल और विल के यूसेज में प्रॉब्लम होगा। बाबुल जी सब कर देंगे। आइए यहां 35 भी हो गया, 36 में आ जाइए। देयर आर रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ इंश्योरिंग अ मॉडिकम ऑफ न्यूट्रिशनल। अब मॉडिकम वर्ड का मीनिंग आपको जानना पड़ेगा भैया, और वोकैब जानिए, या तो खुद से पढ़िए, नहीं तो A to Z वोकैब बैच है वहां आइए। और मॉडिकम का मतलब होता है लिमिटेड, सीमित मात्रा में होना। तो देयर आर रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ इंश्योरिंग अ मॉडिकम न्यूट्रिशनल डैश एन इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू डैश ऑल हाउस होल्ड। तो पॉसिबिलिटीज है कि लिमिटेड फॉर्म में न्यूट्रिशनल स्टॉप है। न्यूट्रिशनल का मतलब क्या होता है? पोषक तत्व से संबंधित, है ना। स्टॉप का क्वेश्चन सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू वल्नरेबल हाउस होल्ड। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? इजिली टू बी डैमेज्ड, इजिली टू बी डैमेज्ड, है ना, जिस चीज को आसानी से डैमेज किया जा सके। अब आप क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहे, तो वो तो उसको तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। तो जब डबल ब्लैंक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं, तो वर्ड का मीनिंग तो जानना ही जानना है, वर्ड का कोनोटेशन भी आपको जानना है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, और दूसरी बात हेल्प लेना है। अब पहले में नहीं समझ आ रहा, स्टॉप करें, सपोर्ट करें। तो यहां पर है कि मॉडिकम ऑफ न्यूट्रिशनल, अगर खाने पीने में लिमिटेड यानी कमी आएगी तो फिर आप कुपोषित हो जाएंगे, और जब आप कुपोषित होंगे तो नेगेटिव एनर्जी, तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात अगर कर रहे तो वह पॉजिटिव सेंस में आप जा रहा, तो वहां पे प्रोटेक्ट वर्ड आना चाहिए। वल्नरेबल का मतलब होता है इजिली टू बी डैमेज्ड, या इसी के लिए एक वर्ड आता है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल यानी जिस चीज पे आसानी से किसी भी चीज का कोई फर्क पड़ जाए, तो करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा माना जाएगा। तो जब इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। He appeared to be unaware about how to see. Appeared to be unaware, वो unaware लग रहा था, यानी जागरूक नहीं था। How to see the human resources, अब how to see का मतलब देखना नहीं है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, साधन संसाधन की बात कर रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो यहां जो सी वर्ड है, ये किस सेंस में इस्तेमाल किया गया? यूटिलाइज के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। चलिए, हाउ टू सी द ह्यूमन रिसोर्सेज, लॉग जैम एट द कंपनी ऑफिस, तो हाउ टू अप्रोच, हाउ टू मेंड, हाउ टू ब्रेक। और ब्रेक करने का मतलब हर एक चीज को तोड़ना नहीं होता है। अब यहां पे लगा हुआ है लॉग जैम, तो कैसे उस चीज को डील करेंगे वो बोला गया। तो हाउ टू सी का मतलब या तो यूटिलाइज करना या फिर डील करना। तो हाउ टू ब्रेक द सिचुएशन, सिचुएशन को कैसे डील करेंगे आप, है ना। एग्जाम को कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे क्रैक करेंगे। अब क्रैक करने की जगह तोड़ना थोड़ी ना होता है, क्वालिफाई करना भी होता है। यहां पे आइए, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। समाख्या कपिला, अब कपिला एक फिलॉसफर हुए जिन्होंने एक फिलॉसफी दी, समाख्या, पढ़िएगा क्या होता है। और ये योगा है, और योगा के बारे में किन्होंने दिया? पतंजलि ने, जामिनी ने नहीं, चाणक्य ने नहीं, पतंजलि ने। तो कपिला भी आपके फिलॉसफर हुए, अब पतंजलि भी आपके फिलॉसफर हुए। और ये एनालॉजी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में खास करके रीजनिंग वगैरह में आपको देखने सुनने को मिल जाएगा। 39 ये क्वेश्चन आपको डेली मिलता है, ये है आपके पैराजंबल। बोला गया स्टंग बाय ईयर्स ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इट हैज कडल्ड। स्टिंग का थर्ड फॉर्म स्टंग, यानी कि टिस मारना, स्टंग करना, है ना, वो होता है ना डंक मारना।
बाय ईयर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी सालों से क्रिटिसिज्म, दैट इट हैज कोडल्ड। अब आगे आपको अरेंज करना है ए डी, और इस टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। क्या करेंगे आप? तो स्टंग बाय ईयर्स ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इट हैज कोडल्ड वॉल स्ट्रीट क्रिमिनल्स, द जस्टिस डिपार्टमेंट इशूड न्यू पॉलिसीज। ए हो सकता है। उसके बाद डी में क्या बोला गया है? बी में स्टंग बाय ईयर्स ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इट हैज कोडल्ड नॉट। कभी भी आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो मेन वर्ब के बाद थोड़े ना होगा। पहले आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लगाते हैं नॉट, आई हैव नॉट, आई डू नॉट, और फिर आप मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं कोडल्ड, और फिर बोल रहे नॉट। पॉसिबल नहीं होगा, तो डी से शुरुआत हो नहीं सकती। अब ए से अगर करेंगे तो ए और सी में से कोई आंसर होगा, नहीं तो आपका ई तो होना ही है। आइए, स्टंग बाय द ईयर्स ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इट हैज कोडल्ड वाटर स्ट्रीट क्रिमिनल्स, द जस्टिस डिपार्टमेंट इशूड न्यू पॉलिसीज। अब ए के बाद बी, टू टर्न ओवर एविडेंस। अब एविडेंस का जिक्र कहां से हुआ? अभी तो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अगेंस्ट देयर एग्जीक्यूटिव्स। और ए के बाद सी बोला गया न्यू पॉलिसीज नॉट जस्ट देयर कंपनीज, है ना, और देयर किसके लिए? क्रिमिनल्स के लिए, प्लूरल फॉर्म। एंड पुट प्रेशर ऑन कॉर्पोरेशंस, ए सी। ए के बाद, सॉरी सी पढ़ना था ना मेरे को, डी पढ़ दिया मैंने, नहीं। ए के बाद क्या है आपका? सी, यहां पढ़ना पड़ेगा। वॉल स्ट्रीट क्रिमिनल्स, द जस्टिस डिपार्टमेंट इशू न्यू पॉलिसीज। सी क्या है? ऑन वेंसडे दैट प्रायोरिटाइज द प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। यहां पर हो गया ए सी, और उसके बाद डी, नॉट जस्ट देयर। अब यहां पे देयर एम्प्लॉइज के लिए है, सॉरी मैंने ए के बाद डी पढ़ा। एंड पुट प्रेशर ऑन कॉर्पोरेशंस, एंड बी टू टर्न ओवर एविडेंस अगेंस्ट देयर एग्जीक्यूटिव्स। तो पहले यहां पे ए भी नहीं होगा, सी होना चाहिए, ए सी डी बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सवाल है आपका कि हर हेयर वॉज लाइक ग्रेवी रनिंग ब्राउन ऑफ हर हेड एंड क्लम्पिंग ऑफ द शोल्डर्स। अब यहां पे लाइक का इस्तेमाल है, हेयर को ग्रेवी से, रनिंग ब्राउन ऑफ हर हेड एंड जंपिंग अप ऑन हर शोल्डर्स। लाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपैरिजन करोगे सिमिली होना चाहिए। फन का इस्तेमाल होता है, वर्ड गेम बोलते हैं इसको, वर्ड प्ले बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फन, यानी शब्दों के साथ खेलना। शब्दों के साथ कई बार आपको मैंने बता चुका, मैंने बोला आई हैव मैनी फैंस। अब फैन का मीनिंग पंखा भी होता है, फैंस का मीनिंग फॉलोअर भी होता है। तो इस फैन को आपने बोला आई हैव मैनी फैंस, है ना। किस फैन की बात आप कर रहे? तो इसके साथ हम खेल रहे कि वो फॉलोअर की बात भी हो रही, पंखे की बात भी हो रही। सिनेक डुकी का मतलब क्या होता है ना, जब किसी एक का इस्तेमाल पूरे होल के लिए कर लिया जाता है, सिनेक डुकी। जैसे मैंने बोला इंडियन टीम, इंडियन टीम, फिर यहां बोले ऑस्ट्रेलियन टीम। तो यहां पे इंडियन टीम बोलने का मतलब पूरे के पूरे प्लेयर्स, यानी टीम के जो भी मेंबर हैं सारे के सारे, सभी को हमने एक करके बोल दिया, दैट इज कॉल्ड सिनेक डुकी। सिनेक डुकी, ये आपको ध्यान में रखना है। और आज का सेट आपका होता है यहीं पे संपन्न। तो बताइए कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? अब कल पूछ लेना ये सब, क्योंकि आगे मैं हिंदी वाले सर का 10 मिनट टाइम ले चुका हूं। फटाफट बताइए, कल बता देंगे और सब चीज, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। बहुत दम लगता है बोलने में, इसीलिए आप लोग इस मेहनत को समझिए, इसका सम्मान कीजिए, और सम्मान के तहत आप बस रिजल्ट दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। रिजल्ट दे दो। हाँ, इसी में लेंगे 11 बजे वाला क्लास, ठीक। बताइए कैसा लगा, फटाफट। सर जी वर्ड मीनिंग क्यों नहीं पढ़ाते हैं 11 से 12 में? बहुत पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस आप जाके देख लीजिए, पहले के सेशन आप देख लेंगे तो वहां पे ढेर है। और आपको यहां से करना है, और वोकैब अगर जानना है तो A to Z जो आपका वोकैब बैच है वहां से करना है आपको। क्लियर है ना नीतीश जी? ध्यान रखेंगे। चलो, एनसीईआरटी बुक चलता है आपका सैटरडे संडे दोपहर के 12 से 2 बजे, 12 से 2 के बीच में, सैटरडे और संडे को। चलिए अगली मुलाकात। अगर आप लोग एक्टिव पैसिव पढ़ना चाहते हैं तो अभी मैं 11 बजे लाइव आऊंगा, फिर नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल जो आपका है ना, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल, वहां पे एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आज वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर जगह रहते हैं तो वहां भी आप लोग जरूर आइए। चलिए
तो मिलते हैं वहां, नहीं तो फिर कल मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।